नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। तो आपका स्वागत है क्लास 10th की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के चैप्टर में। ये इस चैप्टर के सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैं इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और साथ ही साथ पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो अगर आप नहीं देखे फर्स्ट पार्ट तो ज़रूर देखिए, आपको इस समझने में चैप्टर आसानी हो जाएगी। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने एक्सरसाइज 3.1 इंट्रोडक्शंस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स उन सब के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, तो आज हम लोग फर्दर मूव करेंगे और एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो लीनियर इक्वेशंस आपको पता ही है क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है। तो जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 प्लस, और दूसरा इक्वेशन क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2। इसी को क्या कहते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स। यहाँ पर x एंड y आर द टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये आपको तो पता ही होगा। अब हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, तो हम लोग ग्राफिकली किस तरह से उससे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब भी दो इक्वेशन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, तो तीन पॉसिबिलिटीज मेनली होती है ना। ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री पॉसिबिलिटीज कैन हैपन। या तो दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे, या फिर दोनों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, पैरेलली मूव करते रहेंगे। इन दोनों के बीच में 180 डिग्री रहेगा, पैरेलल उसी को कहते हैं। या फिर तीसरा जो केस है, ये फर्स्ट सेकंड, ये तीसरा केस। तीसरा केस में क्या होता है, कोइंसिडेंट होता है, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन ओवरलैप कर जाता है। ठीक है, तो ये मेनली तीन पॉसिबिलिटीज होती है। तो सबसे पहला जो पॉसिबिलिटी है, जब दो लाइंस जो है, दो इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पे। ठीक है, तो जब इंटरसेक्ट करते हैं एट अ सिंगल पॉइंट, इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो जिस पॉइंट पे, जिस कोऑर्डिनेट पे वो इंटरसेक्ट करते हैं, वही उसका सॉल्यूशन होता है। तो सिर्फ एक ही हमें सॉल्यूशन मिलता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग को एक ही सॉल्यूशन मिलता है, इसीलिए हम लोग उसको वन, ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन कहेंगे। ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम लोग कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, जिससे हमें कुछ वैल्यू पता चल जाए, कुछ सॉल्यूशन पता चल जाए, वैसे इक्वेशंस को, वैसे लीनियर इक्वेशंस को हम लोग कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, फिर सेकंड केस क्या है, जब दो लाइंस पैरेलल है। ठीक है, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, इन दिस केस द इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो सेकंड केस में क्या होता है, हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता, नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये कभी भी मीट ही नहीं करेंगे। 180 पैरेलल मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना, 180 डिग्री। तो ये कभी भी मूव नहीं, मीट नहीं करेंगे। जैसे कि रेलवे की पटरियां है ना, तो रेलवे की पटरियां कुछ इसी तरह से पैरेलली मूव होती है, वो कभी मीट नहीं करती है। ठीक है, लेकिन हाँ, आप कह सकते हैं कि क्रॉस जब होता है एक दूसरे रेलवे की पटरियां, तब मीट करती है। लेकिन जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा था, एक रेलवे का सेगमेंट ले लेंगे तो वो पैरेलली मूव करता रहेगा। ठीक है, तो वैसे पेयर ऑफ इक्वेशन जिसमें हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, नो सॉल्यूशन, उसे हम लोग इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, ये बहुत क्लियर हो जाने से, क्रिस्टल क्लियर। जिसमें हमें सॉल्यूशन मिलता है तो उसे हम लोग कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहेंगे, और जिसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता, जैसे पैरेलल केस में, तो हम उसको कहेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस में बहुत बार पूछा जाता है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो जिसमें सॉल्यूशन आया उसको हम लोग कंसिस्टेंट बोलेंगे, जिसमें नहीं आया तो इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। तो पैरेलल वाले में कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है, इसीलिए हम लोग इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, इस केस में इनकंसिस्टेंट है और ये दोनों मीट करता है। फिर तीसरे केस में क्या होता है, जब दो लाइंस, दो पेयर ऑफ इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन, वो एक दूसरे पर ओवरलैप करता है एग्जैक्टली, मतलब उसकी वैल्यूज जो है उसमें सेम होती है। तो तीसरे केस में उसको हम लोग कहते हैं कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट, ओवरलैपिंग भी बोल सकते हैं या कोइंसिडेंट भी बोल सकते हैं।
ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हमें इसमें मिलते हैं। इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हमें इसमें दिखता है, मेनी सॉल्यूशंस, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन थर्ड केस में मिलता है। तो ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या कहेंगे हम लोग, कंसिस्टेंट। इसको भी कहेंगे क्योंकि इसमें भी हमें बहुत सारा सॉल्यूशंस मिलते हैं। ठीक है, तो इसको कंसिस्टेंट कहेंगे, लेकिन इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट कहेंगे। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट है, वैरी कर सकता है आंसर्स। ठीक है, और फर्स्ट केस में क्या होता है, जब इंटरसेक्टिंग होता है तो हमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलता है। तो एक ही सॉल्यूशन मिलता है मतलब वो सबसे वही सही है। अब इस केस में क्या हो रहा है, इसमें इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिल रहा है, तो कौन सा एग्जैक्टली सही होगा वो तो पता नहीं है ना, इसीलिए हम इसको डिपेंडेंट कहते हैं। तो इसमें भी सॉल्यूशन मिल रहा है, और फर्स्ट केस और थर्ड केस दोनों में ही सॉल्यूशन मिल रहा है। तो वैसे लीनियर इक्वेशंस को, वैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम लोग कंसिस्टेंट कहेंगे। जो सेकंड केस है जो पैरेलल है, ठीक है, उसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो वैसे को हम लोग कहेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा। एक टेबल है, बहुत एनसीईआरटी बुक में ये दिया हुआ, बहुत क्रिस्टल क्लियर आपको समझ आएगा। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, दो पे इक्वेशन दिया हुआ है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2 का रेशियो क्या है, तो a1 बाई a2 का रेशियो 1/3, b1 बाई b2 है -2/4। तो जो a b और c की वैल्यू हो, जस्ट हम लोग वहीं पर एक पुट कर रहे हैं जो रियल नंबर्स की वैल्यू है। c, क्योंकि c फर्स्ट इक्वेशन में दिया नहीं है तो हम लोग उसको 0 कंसिडर करेंगे, और c2 क्या है -20। तो इस केस में अगर हम लोग कंपेयर करते a1, अगर हम लोग कंपेयर करेंगे a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, तो क्या ये इक्वल है, तो नहीं, तीनों ही वैल्यूज है। a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 एंड b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, तो वैसे अगर हम लोग कंपेयर करेंगे रेशियोज को, तो उसमें क्या होगा, तो ग्राफिकली देखेंगे तो हमें उसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस नजर आएंगे। ठीक है, वैसे हम लोग को ऐसे इस तरह से इंटरसेक्टिंग लाइंस नजर आएंगे। तो इस केस में क्या होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन नजर आएगा इस पॉइंट में, जहां दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसी पॉइंट को ही हम लोग यूनिक सॉल्यूशंस कंसिडर करेंगे, और सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, तो ये पहला केस था जिसको हम लोग इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन कहेंगे। सेकंड केस क्या है, तो हम लोग उसको कहेंगे कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट, ठीक है, कोइंसिडेंट मतलब जब एक दूसरे को ओवरलैप करता है। ओवरलैप कब करेगा, जैसे कि एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग रेशियोज कंपेयर करेंगे, a1/a2 क्या है 2/4, b1/b2 3/6 एंड c1/c2 9/18। तो अगर इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो क्या होगा, 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 होगा, और माइनस माइनस कट गया, ये भी हाफ हो जाएगा। तो इसमें रेशियोज जो है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो रेशियोज इसका सेम है। तो ऐसे केस में क्या होगा, रेशियोज अगर सेम है तो लाइन जो है वो दोनों की जो वैल्यू हो वो सेम ही होगी, तो मतलब ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये भी कंसिस्टेंट है, ये भी कंसिस्टेंट है, लेकिन ये डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है। ठीक है, ये डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है। फिर तीसरा केस क्या है, पैरेलल। पैरेलल जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशंस हैं। फिर अगर हम लोग फिर इसके रियल नंबर्स की वैल्यूज को अगर कंपेयर करते हैं, तो x बाई x के सामने कुछ नहीं दिया तो हम लोग उसको 1 पकड़ेंगे, डिवाइडेड बाई 2, 2/4 2/4 हो गया, फिर -4/12। तो अगर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। ठीक है, लेकिन c1/c2 जो है वो इक्वल नहीं है b1/b2 के, सिर्फ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। तो वैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को जब हम लोग प्लॉट करते हैं ग्राफिकली, तो हमें पैरेलल लाइंस नजर आते हैं, मतलब वैसे दो लाइंस जो कभी भी मीट नहीं होंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, पैरेलल लाइंस में मैंने पहले ही बताया नो सॉल्यूशंस मिलेंगे, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, और इसको हम लोग पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन को क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट।
ठीक है, इसको हम लोग इनकंसिस्टेंट, क्योंकि इसमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, जिसमें सॉल्यूशन मिल रहा है उसको हम लोग कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, तो इससे इस टेबल को अगर आप देखेंगे तो बहुत इजीली आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। तो इससे अब हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगा। तो आपको एक बार फिर से रिकैप्चुलेट करा देते हैं। इंटरसेक्टिंग में क्या होता है, इंटरसेक्टिंग मतलब इस पॉइंट पे यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, बस आपको ये याद रखना। कोइंसिडेंट मतलब जब तीनों रेशियो जो है वो इक्वल होता है, जैसे एक के ऊपर एक लाइन ओवरलैप करना। ठीक है, और पैरेलल मतलब जब a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से आपको तीनों ही मिल जाएंगे। तो इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट वाला जो है वो क्या है, कंसिस्टेंट है, और पैरेलल जो है वो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। एक्सरसाइज 3.2 के क्या कहता है क्वेश्चन, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। ठीक है, तो हमें इक्वेशंस भी बनाने हैं लीनियर इक्वेशन, और उसे ग्राफिकली प्लॉट करके भी देखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 10 students of class 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. Very easy question है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी वाई। ठीक है, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स। ठीक है, तो 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है क्लास 10th के, तो ऑब्वियसली उसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों ही होंगे। तो हम लोग टोटल नंबर स्टूडेंट कितने हैं, 10 है। तो हम लोग पहला जो इक्वेशन है वो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। फिर दूसरा स्टेटमेंट में दिया गया, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब गर्ल्स जो है वो ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो उस स्टेटमेंट में क्या होगा, व्हेन गर्ल्स आर 4 मोर देन बॉयज। ठीक है, गर्ल्स आर 4 मोर देन बॉयज। तो हम लोग दूसरा स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, ये गर्ल्स हो गया, गर्ल्स माइनस बॉयज इज इक्वल टू 4। ठीक है, या फिर हम लोग अगर रिवर्स कर दें इसको, क्या हो जाएगा, या रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो अब बस पहले वाले इक्वेशंस को कंसिडर कर लीजिए, ये सेकंड इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो अब हम लोग इससे हम लोग कितने बॉयज एंड गर्ल्स है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे तो बहुत सारे मेथड्स हैं, इसमें हम लोग कोई स्पेसिफिक मेथड्स हम लोग नहीं बनाते हैं। ठीक है, जैसे सब्सटीट्यूशन मेथड है, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन हम लोग जस्ट जनरली फाइंड आउट करके देखते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, है ना। तो अगर हम लोग उसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, x x कैंसिल आउट हो जाएगा, y y क्या हो जाएगा, तो 2y हो जाएगा, और 10 माइनस 4 6 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y आ जाएगा हमारा 3, y हमारा 3 आ गया। तो x क्या होगा, अगर इस इक्वेशन में हम लोग y की वैल्यू पुट करेंगे तो x क्या निकल जाएगा, x विल बी 10 माइनस 3 दैट इज 7। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, तो बॉयज आ गए हमारे 7, सॉरी बॉयज हमें 3 एंड गर्ल्स जो है वो 7। ठीक है, तो आंसर निकल गया। अब हमें ग्राफिकली भी प्लॉट करके देखना होगा। ठीक है, तो ग्राफिकली भी हम एक प्लॉट करके देख लेते हैं। तो मैं एक रफ स्केच बना दे रहा हूँ, आपको एग्जाम में तो ग्राफ पेपर पे भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो
ऐसा करके कुछ मैं रफ बना ले रहा हूँ, इसको स्केल भी ड्रॉ कर ले रहा हूँ। तो डिवीजन जो है वो इक्वल होना चाहिए। मेरा जो ग्राफ है वो थोड़ा सीधा नहीं है, लेकिन आप एडजस्ट कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से है, इधर भी प्लॉट कर ले रहे हैं। तो मैं जस्ट एक रफ आपको आइडिया दे दे रहा हूँ। तो ये पता ही होगा आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एक्स डैश, और नीचे भी एक्स डैश है, वाई डैश है, ठीक है। तो प्लॉट करने के लिए तो हमें सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स बनाने होंगे ना, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो हम इक्वेशन 1 से ही हम लोग कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से। x बाई वाई, ठीक है। तो x की अगर वैल्यू हम लोग 0 ले लेते हैं, x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगा, तो y की वैल्यू 10 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू हम लोग 2 ले लेते हैं तो y क्या होगा, 8 होगा। और अगर x की वैल्यू अगेन हम लोग लेट सपोज 6 ले लेते हैं तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 से है। अब इक्वेशन 2 से भी हम लोग प्लॉट कर लेते हैं एक्स वाई, ठीक है। तो अगर हम लोग x की वैल्यू लेट सपोज 0 ले लेते हैं, x की वैल्यू अगर 0 लेंगे इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग, तो y क्या आ जाएगा, y विल बी -4। सिमिलरली अगर हम लोग x की वैल्यू 2 लेंगे, +2 लेंगे, तो y क्या आएगा, -2 हो जाएगा, 4, ठीक है। फिर अगर 4 लेंगे, x की वैल्यू हम लोग लेट सपोज 4 ले लेते हैं, तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे तीन तीन कोऑर्डिनेट्स हम लोग ने दो इक्वेशन से बना लिया। अब हम इसे प्लॉट करके देखते हैं। तो फर्स्ट लाइन को प्लॉट करते हैं। तो 0, 10, 0 तो एक्स एक्सिस पे ये है, 10 क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेट सपोज ये 10 है, तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट। फिर 2, 8, 2 यहाँ पर है और 8 कहाँ है, तो 8 है इस वाले पोजीशन पे, 2x पे है 8। फिर 6, 4, 6 कहाँ है, तो x एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6, 6 है यहाँ पर, एंड 4 इज 1 2 3 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये तीन कोऑर्डिनेट्स। अब हम लोग इसको सीधा लाइन से तीनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो कुछ इस तरह से वो बनेगा, ठीक है। तो एक रफ आइडिया आपको आ गया। फिर अगर सेकंड लाइन को हम लोग ऐड करेंगे तो इसमें आपको लिखना भी पड़ेगा कौन सा इक्वेशन है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और कोऑर्डिनेट्स भी साथ साथ में लिख देना होगा कि 0, 10, ये है 2, 8, 6, 4, ठीक है। फिर बस मैं समझाने के लिए ग्राफिकली ऐसे बता रहा हूँ। फिर दूसरे इक्वेशन से बताएंगे तो क्या होगा, 0 फिर -4, तो 0 इधर है, -4 मतलब y नीचे आ जाएगा, 1 2 3 4, तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया, ये है 0, -4। फिर 2, -2, 2 यहाँ पर है, और 1 2 ये आ गया। फिर क्या है, 4, 0, x जो है 4 है, 1 2 3 4, तो ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इसको दोनों को ही ज्वाइन करेंगे, इन इन तीनों पॉइंट्स को अगर जोड़ अटैच करेंगे, सॉरी ये जो लाइन बना इसको मैं रब कर देता हूँ एक बार, ये गलत बन गया है लाइन, ठीक है। ठीक है, ये कुछ तरह से इस तरह से लाइन बन रहा है। तो इस पॉइंट पे जाके दोनों लाइंस जो दोनों इक्वेशन है, इसमें इक्वेशन क्या बन रहा है, तो इसका इक्वेशन बन रहा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये सेकंड इक्वेशन था और ये फर्स्ट इक्वेशन था। तो ये दोनों पॉइंट्स इस यहाँ पर जाके इंटरसेक्ट हो जा रहा है, तो इंटरसेक्टिंग है। तो ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा है, तो इंटरसेक्टिंग है। हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं इंटरसेक्टिंग है, ठीक है।
फिर इंटरसेक्टिंग के साथ साथ हम लोग यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है। वो सॉल्यूशन क्या है? 3 and 7, ये हमें यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। और यूनिक सॉल्यूशन के साथ साथ हम इसको बोल सकते हैं कि कंसिस्टेंट भी है ना, कंसिस्टेंट भी है ये। तो ये हम तीन इस ग्राफ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। तो ऐसा आपको अगर एग्जाम में आता है तो ऑब्वियसली ग्राफ पेपर प्रोवाइडेड होगा, तो आपको इस प्रॉपर वेल लेबल इस तरह से प्लॉट करना होगा। मैंने जस्ट आपको रफ में बता दिया। फिर सेकंड इक्वेशन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees, whereas 7 pencils and 5 pens cost together 46. Find the cost of one pencil and that of one pen. तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो लेट हम लोग आंसर क्या है, लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल ले लेते हैं एक्स रुपीज सॉरी, एंड कॉस्ट ऑफ पेन्स ले लेते हैं वाई रुपीज। ठीक है, तो सबसे पहला इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, 5 पेंसिल मतलब 5 into x 5x, एंड 7 पेन मतलब 7 into y 7y। कितने रुपए में खरीदा, तो 50 रुपए में। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन क्या है, 7 pencils and 5 pens टुगेदर कॉस्ट 46। ठीक है, तो 7 पेंसिल मतलब 7x प्लस 5 पेन का कॉस्ट क्या आ गया, 46 रुपीज। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल कॉस्ट क्या होगा x और y की, तो ये भी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको ग्राफ को प्लॉट करके देखते हैं, फिर देखते हैं कि कैसा इक्वेशन बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राफ को प्लॉट किया जाए। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो जस्ट मैंने एक रफ आपको स्केच बना लिया। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग वैल्यूज निकालेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से, x और y की कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम लोग x जो है, x अगर अगर हम लोग ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, ठीक है, x 3 ले लेते हैं, मतलब 5 into 3 कितने हो, 15। तो y की वैल्यू क्या होगी, 50 माइनस 13 सॉरी 50 माइनस 15 दैट इज 35। तो 7 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या होगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग वैल्यू ले लेते हैं x की 5 ले लेते हैं, तो x की अगर 5 ले लेंगे तो 5 into 5 25, बचा क्या, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वो होगी 25/7। 25/7 को हम लोग कंसिडर क्या कर सकते हैं, 25/7 को अगर डेसिमल में लाना चाहे तो 34040 मीन्स 3.5 के अप्रॉक्स आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो आप इसको फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं, डेसिमल भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग बस हम लोग आपको दिखा रहे हैं कि 2 कोऑर्डिनेट से भी आप बना सकते हैं ग्राफ। ठीक है, ये पहला बना। फिर दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे इक्वेशन के अकॉर्डिंग, अगर हम लोग x की वैल्यू हम लोग लेट सपोज 3 ले लेता अगेन, तो 7 into 3 21, तो 46 माइनस 21 कितना होता है, 25। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो होगी 25/5 दैट इज 5। तो देखिए आप दोनों ग्राफ में ही 3/5, 3 x की वैल्यू और y जो है वो 5 की है। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो इसी से ही निकल गया। ठीक है, और एक कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लेते हैं, लेट सपोज फिर अगेन 5 ले लेते हैं x की वैल्यू, तो 5 into 7 दैट इज 35। तो 46 माइनस 35 कितना होता है,
दैट इज 11। तो 11 y क्या वैल्यू क्या हो जाएगा 11/5। 11/5 मतलब 2। 10 मीन्स 2.2। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यू आएगी। तो अगर हम लोग इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम लोग प्लॉट करते हैं 3,5 1 2 3 4 5 ये, ठीक है, 1 2 3 4 5 ये। तो 3,5 3x पे यहाँ पर है और 5 है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर बन जाएगा 1 2 3 4 5। तो कुछ यहाँ पर एक रफ पॉइंट बनेगा। फिर दूसरा क्या है 3.5 5,3.5 5,3.5 यहाँ पर कुछ बन रहा है मिडिल में। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं तो हम इस दोनों पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दिए हैं तो कुछ इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग अगर दूसरा भी इक्वेशन को प्लॉट करते हैं तो 3,5 तो कॉमन ही रहेगा, ये भी पॉइंट। फिर 5,2/2 2.2, तो 5 यहाँ पर है, 2.2 मान लेते यहाँ पर है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों पॉइंट को अगर ज्वाइन करेंगे, ठीक है, सॉरी ये पॉइंट इधर से जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको ये रफ डायग्राम मिल रहा है। तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये दोनों लाइन जो है ये फर्स्ट इक्वेशन है एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन। तो ये दोनों पॉइंट इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जा रहा है कि ये कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो ये कोऑर्डिनेट्स है 3,5, है ना, ये 3,5 है। तो इसी से हमें पेंसिल और पेन का जो प्राइस है वो पता चल जाता है। तो पेंसिल का प्राइस कितना आया, वो 3 है, एंड वाई का कितना आया पेंसिल पेन्स का, तो वो 5 रुपया है। ठीक है, तो इसी इक्वेशन से ही आप ग्राफ से ही आंसर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये दोनों में क्या हुआ है, इंटरसेक्टिंग हो गया, दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमें जस्ट एक ही यूनिक सोल्यूशन मिला। तो अगर दो ऐसे कोई इक्वेशन होता जिसमें ओवरलैप कर रहा होता तो इसमें बहुत सारा इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन मिल जाता। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point, parallel है या coincident, हमें बस ये तीनों बताना। तो ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इंटरसेक्टिंग के लिए क्या है, इंटरसेक्टिंग के लिए क्या बोला जाता है, तो इंटरसेक्टिंग के लिए हम लोग लिख देता हूं मैं कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, पैरेलल में क्या होगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। और कोइंसिडेंट में क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, है ना। तो अगर हम इसको हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा 5/7 a1/a2 आया, फिर b1/b2 क्या होगा -4/6 और c1/c2 क्या होगा 8/-9। तो क्या ये इक्वल है, तो दिस इज नॉट इक्वल। क्या ये भी इक्वल है, दिस इज नॉट इक्वल। इसमें से कौन सा हो रहा है, ये कोई भी इक्वल नहीं है। ठीक है, तो सिंस हम लोग को लिखना पड़ेगा a1/a2 is not equal to b1/b2, then we can say that it is what, intersecting at a point, intersecting at a point। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर लिखना पड़ेगा। फिर दूसरा चलते हैं, दूसरा क्या कहता है, a1/a2 क्या होगा 9/18, b1/b2 will be 3/6 and c1/c2 will be 12/24। तो इनको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे फ्रैक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। तो हाफ ये भी इक्वल हो जाएगा, हाफ हाफ। ठीक है, तो ये क्या है, ये तीनों ही इक्वल है, ये तीनों ही जो है a1/a2 इज इक्वल टू सिंस a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2,
ठीक है, इस वैसे लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग, कोइंसिडेंट बोलेंगे, मतलब दोनों लाइन जो है वो एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग नाम देंगे कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। ठीक है, कोइंसिडेंटिंग लाइन है। फिर तीसरा इक्वेशन क्या पूछ रहा है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसको फिर से हम लोग लिखेंगे, तो 6/2 -3 माइनस वाई मतलब -1 ले लेंगे एंड 10/9। तो 6/2 अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो क्या होगा, 3/2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 3/1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस कट जाएगा। तो ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन दिस इज नॉट इक्वल। तो दिस इज नॉट इक्वल, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ऐसे लाइंस को हम लोग बोलेंगे पैरेलल लाइंस, है ना, पैरेलल लाइंस ऑफ इक्वेशन। तो इसमें हमें नो सॉल्यूशंस मिलेगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और नो सॉल्यूशन मतलब ये इनकंसिस्टेंट भी है। ठीक है, ये इनकंसिस्टेंट भी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो ये जनरली 1 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन तीसरे टाइप्स में मूव करेंगे। इसमें क्या बताना है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 and b1/b2 and c1/c2 find out whether the following pairs of linear equation are consistent or inconsistent। तो हमें बस consistent और inconsistent बताना है। तो अगेन हम लोग कंपेयर करेंगे, तो 3/2 2/-3 5/7। ठीक है, तो ये तीनों ही जो रेशियोज है वो नॉट इक्वल है। ये तीनों जो है वो नॉट इक्वल है, मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये कब होता है, जब लाइंस दोनों है इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट करते हैं तो वन यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, वन यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो ऐसे सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं, हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट। हमें फाइंड आउट करना है कंसिस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। इसका आंसर होगा कंसिस्टेंट। तो आपको ऐसे लिख के बताना पड़ेगा क्यों हो रहा है। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 और 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। तो कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, 2/4 -3 -6 8/9। तो माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा। फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो हाफ, ये भी हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन C1 C2 नॉट इक्वल है। C1 C2 इज नॉट इक्वल। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये कब होता है, तो ये पैरेलल में होता है। पैरेलल में हमें नो सॉल्यूशन मिलता है। नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इसका आंसर होगा। फिर तीसरा देखते हैं, तो तीसरा में क्या है, फ्रैक्शन में दे दिया। तो फ्रैक्शन में दिया है तो हमें फ्रैक्शन को हटाना पड़ेगा, फिर कंपैरिजन इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। तो हम लोग एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, तो इधर में हो जाएगा 2 3 जा मीन्स 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 3 इंटू 3x कितना होगा, 9x। और 5y इंटू 2, 5y इंटू 2 कितना होगा, 10y इज इक्वल टू 7। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 9x प्लस 10y, 6 इंटू 7 हो गया 42। तो ये पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन क्या है, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं, 9/9 इज इक्वल है कि नहीं वो पहले देखते हैं। 10/-10 42/14। ठीक है, तो 9/9 क्या है, 9/9 मतलब 1 हो गया। 10/-10 तो इसका
इसका वैल्यू 1 आएगा, लेकिन इसका वैल्यू क्या आएगा -1। तो 1 और -1 तो इक्वल नहीं है, तो ये नॉट इक्वल है। और C1/C2 भी नॉट इक्वल है। तो सिंस A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये कब होगा? अगेन जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे एक यूनिक पॉइंट पे, है ना, तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो मतलब ये जो लीनियर इक्वेशंस है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो कंसिस्टेंट है क्योंकि हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिल जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन फोर्थ पे। 5x - 3y इज इक्वल टू 11 एंड -10x + 6y इज इक्वल टू -22। तो अगर हम इसे कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? 5/-10 -3/6 11/22। तो 5/10, तो आपको पता है कि डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं होता, नेगेटिव साइन ऊपर चला जाएगा। तो फिर अगर रीअरेंज करें तो, और ऊपर से 5 2 जा जाता है तो हाफ हो जाएगा, -हाफ, ये भी -हाफ, और ये इसको भी माइनस साइन ऊपर चल जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? -हाफ। तो सिंस A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तो इसको क्या बोलते हैं? ये होता है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट, ठीक है, कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट में क्या होता है? इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं, तो उसके लिए हम लोग कह सकते हैं दिस इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, बट ये डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है, डिपेंडेंट। ठीक है, तो एक कंसिस्टेंट है बट ये डिपेंडेंट है क्योंकि इसमें इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 4/3x + 2y इज इक्वल टू 8। अगेन इसको हम लोग फ्रैक्शनल को चेंज करना पड़ेगा, तो चेंज करने के लिए एलसीएम ले लेंगे, कितना? 3। तो 4x तो रहेगा सेम, 3 × 2y हो गया 6y इज इक्वल टू 8। तो 4x + 6y इक्वल टू 8 × 3 दैट इज 24। ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है 2x + 3y इज इक्वल टू 12। तो अगर हम लोग कंपेयर करें तो क्या होगा? 4/2, 6/3 एंड 24/12। तो ये 2, ये 2, ये भी 2, तो ये दोनों क्या है? ये तीनों ही इक्वल है। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो ये भी कंसिस्टेंट ही होगा क्योंकि ये कोइंसिडेंट है, तो ये इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा, तो ये भी कोइंसिडेंट ही है, कोइंसिडेंट है, साथ ही साथ में ये कंसिस्टेंट भी है। ठीक है, तो ये हमें जस्ट फाइंड आउट करना है कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो आपको इस तरह से करके दिखाना होगा क्यों हम लोग कंसिस्टेंट बोल रहे हैं। भले ही 1 मार्क्स का है, लेकिन आपको इसको करके दिखाना होगा, फिर ही हम आपको फुल मार्क्स मिल सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिल गई होगी इस वीडियो से। अगर और जो इसके बाकी जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 को, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट यानी थर्ड पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने समझने मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, या कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक। शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और अगर फॉलो करना चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कुछ भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।